Hello, my dear students. Very welcome to all of you in your physics class. And we are talking about what? We are talking about friction. ओके एनएलएम का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं जिसमें हम फ्रिक्शन की बात करेंगे और फ्रिक्शन से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या देखा जरा हम देख लेते हैं। जो फ्रिक्शन का पहला लेक्चर था उसमें हमने फ्रिक्शन का बेसिक डेफिनेशन देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। ओके, फ्रिक्शन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन? दैट इज दिस फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ऐसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता है। तो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ था। जो सेकंड लेक्चर था फ्रिक्शन का, सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात की थी। हमने स्टैटिक फ्रिक्शन को देखा था, हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन को देखा था, हमने काइनेटिक फ्रिक्शन को देखा था। हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ स्टैटिक की अगर हम बात करें तो वो एफ अप्लाइड के बराबर होता है। एफ अप्लाइड के बराबर होता है, ये हमने देखा था। अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो इट इज काइंड ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स और ये म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। ओके और अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब वो बॉडी दूसरे सरफेस पर मोशन स्टार्ट कर देती है, वो उसके ऊपर मोशन मूव करना मूव करती है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और उसको हम कहेंगे म्यू के इंटू एन। उसका फार्मूला क्या होता है? और हमको यहाँ पर ये भी डिस्कस करना, हम ये भी डिस्कस कर चुके थे कि म्यू एस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंड म्यू के इज द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाया, ओके अगर हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाया, फोर्स किसी एंगल पे लगाया, तो फोर्स किसी एंगल पे लगाया तो फिर नॉर्मल रिएक्शन में क्या चेंजेस आएगा और फ्रिक्शन फोर्स में क्या चेंजेस आएगा, क्या कंडीशन हम देखेंगे। ओके तो अब हम यहाँ पर एक और केस देख रहे हैं जिसमें हमने फोर्स थीटा एंगल पर अप्लाई किया है। ये जो एफ फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर हम लगा रहे हैं। ओके और ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है और जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के गिवन है। ओके तो यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन हम चेक करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के गिवन है और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस गिवन है, ऐसा गिवन है हमारे पास में। ओके तो हमको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका एफवीडी बनाते हैं, ओके अगर हमने यहाँ पर वापस से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया, ओके हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया और इसके ऊपर हमने ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ये ब्लॉक रखा हुआ है और इसका एफवीडी हम बना रहे हैं। तो एफवीडी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एफवीडी बनाने के लिए हम इसका मास m है, इस पर एक नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स लग रहा है और ये जो f है, ये जो f है जो कि थीटा एंगल पे लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा f cos थीटा और एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट होगा f sin थीटा। क्या होगा? f sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ओके और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा F। ओके एक जब ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगना है। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं रहा है, ओके क्योंकि हमने इतना सफिशिएंट फोर्स नहीं लगाया है कि ये फ्लाई ऑफ करे, ये हवा में उड़ने लगे। वो भी कंडीशन हम देख सकते हैं। हम वो भी कंडीशन देख सकते हैं कि ये इतना फोर्स हम लगा दें कि ये ब्लॉक हवा में उड़ने लगे, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये सफिशिएंट इतना फोर्स लगा रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा, इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी। ओके तो यहाँ पर अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स की बात करें, हम लिख सकते हैं कि सिंस नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्या लिख सकते हैं? नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो क्या होगा? ऊपर का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा और नीचे का फोर्स दैट इज mg और यहाँ पर अब नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एफ साइन थीटा
नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, ध्यान से आपको समझना है। वो कॉन्सेप्ट को मैं अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर दिस नॉर्मल रिएक्शन बिकम इक्वल टू 0, ये नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 हो जाता है तो एफ साइन थीटा mg के बराबर होगा और f इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई साइन थीटा के बराबर होगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ कि हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो f है दैट इज द मिनिमम फोर्स mg बाई साइन थीटा। ये मिनिमम फोर्स है जब वो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। इफ दिस f, जो भी हम f अप्लाई कर रहे हैं वो इस f मिनिमम से छोटा होगा तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। कैसा मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। और अगर इफ f अप्लाइड, जो f हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस f मिनिमम से ज़्यादा हुआ तो फ्लाई ऑफ हो जाएगा, मतलब वो हवा में उड़ने लगेगा। देन ब्लॉक फ्लाई ऑफ होगा। ओके मतलब कि हवा में उड़ने लग जाएगा वो f की डायरेक्शन में, क्योंकि उसका नॉर्मल रिएक्शन अब 0 हो गया है। ओके तो ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल ध्यान से आपको समझ लेना है, क्योंकि ये अलग थोड़ा सा केस है। अभी हम यहाँ पर जो भी अप्लाइड फोर्स है इस f मिनिमम से कम ही लगा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो यहाँ पर वापस से हमारे ट्रैक पे आ जाते हैं हम। ये थोड़ा सा मैंने एक अलग डायरेक्शन यहाँ पे ले लिया था, पर अब वापस से हम वहीं आ जाते हैं कि अप्लाइड फोर्स जो f मिनिमम से कम ही है तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है f cos थीटा वो फ्रिक्शन का अपोज करेगा। ओके तो यहाँ पर अब अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, नॉर्मल रिएक्शन हमने देख लिया, इसके हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो यहाँ पर फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन अब हम दूसरा केस देख रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ब्लॉक, मोशन ऑफ ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करें। ओके तो यहाँ पर वापस से हम एफडी बना लेते हैं। ये हमारा ब्लॉक है। ओके और इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है दैट इज एफ कॉस थीटा। ओके और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है F, नीचे ग्रेविटी काम कर रहा है mg और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है n प्लस इस फोर्स का एक कंपोनेंट F साइन थीटा काम कर रहा है। अभी तक हमने देखा यहाँ से कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो mg माइनस F साइन थीटा के बराबर होगा, ये हमने अभी तक देखा। ओके अब अगर हम f cos थीटा का वैल्यू जो ले रहे हैं वो इसके स्टैटिक मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है तो ही ये हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ब्लॉक दिस f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन f max, शुड बी ग्रेटर देन f max। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f cos theta should be greater than mu s into normal reaction. Now what is this normal reaction? This is the normal reaction. So you can write this f cos theta should be greater than mu s into mg minus f sin theta.
और यहाँ से अगर हम f का वैल्यू कैलकुलेट करें तो f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन, तो यहाँ पर म्यू एस का मल्टीप्लाई करके इसको प्लस में लेके आते हैं, तो प्लस म्यू एस इंटू एफ साइन थीटा इज शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एम जी। ये आपको समझ में आया होगा इतना। ओके, हम यहाँ से f कॉमन ले लेते हैं। ओके, f हमने कॉमन लिया तो हमको मिला cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एम जी। ओके, तो यहाँ पर f का वैल्यू f शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एम जी डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर ये फोर्स जो होगा वो इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, है ना। उससे कम फोर्स लगाया तो ना तो फ्लाई ऑफ करेगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इससे फोर्स ज़्यादा होना चाहिए और वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उससे कम होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। अब मान लेते हैं कि हमारा फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा है। ओके, नाउ हम कंसीडर कर रहे हैं, नाउ कंसीडर ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली। ओके, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो फोर्स है वो इतने फोर्स से ज़्यादा है ना, और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का काम करेगा। दस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स विल वर्क। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। ओके, क्या कौन काम करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा एफ के, वो होगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। कितना होगा? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर अगर हम एफ कॉस थीटा माइनस एफ के लगाएंगे दैट इज इक्वल टू एम ए, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के, और नॉर्मल रिएक्शन कितना था? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, दैट इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी हमने केवल कॉन्सेप्ट देखा, अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन गिवन है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल की। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन में एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, ये ब्लॉक हमने लिया और यहाँ पर हमने इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं तो आपको सारी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगी और कैलकुलेशन करना। तो अब हम यही कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकली देख रहे हैं। हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। कितना है? 5 kg। और इस ब्लॉक पर एक 45 डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पर पी फोर्स हम लगा रहे हैं। इस सरफेस और ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन, ये सरफेस और ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू के और म्यू एस दोनों इक्वल है, 1/3 उसका वैल्यू है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है इस P का मिनिमम वैल्यू ताकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करे। ओके, क्या फाइंड करना है? फाइंड, ये ए पार्ट है जो हमको फाइंड करना है। फाइंड P मिनिमम सो दैट ब्लॉक start moving horizontally, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट करें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि इस f को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक होगा f cos 45 डिग्री और एक होगा f sin 45 डिग्री। ओके, यही हमने एफडी भी बना दिया। ओके, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स F। और यहाँ पर हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे।
ओके, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन एन भी काम करेगा और नीचे ग्रेविटी एम जी भी काम करेगा। तो हम यहाँ पर एम जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ साइन 45 डिग्री प्लस नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू कितना होगा, एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू 5 है, जी का वैल्यू हमने 10 ले लिया है, माइनस एफ। ओके, एफ यहाँ पर हमने एफ ले या पी ले, बात एक ही है, इसको हम एफ लिख देते हैं। ओके, तो एफ और साइन 45 1/√2 होता है, तो इंटू 1/√2। ओके, ये हमारा आया नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर फॉर जस्ट स्टार्टिंग मोशन, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ मोशन, ओके, मोशन को अगर आपको स्टार्ट ही करना है तो दिस horizontal force that is f cos theta, f cos 45 degree should be equal to f maximum, that is equal to mu s into n। ओके, तो f cos 45 मतलब कि f by √2 is equal to mu s, that is equal to 1/3, and normal reaction that is equal to 50 minus f by √2। ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ से f का वैल्यू फाइंड करने के लिए f बाई √2 प्लस f बाई 3√2 इज इक्वल टू 50/3 हम लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो ये f हो जाएगा, यहाँ पर 3 LCM आ जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4f डिवाइडेड बाय 3√2 इज इक्वल टू 50/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और f इज इक्वल टू मिलेगा 50/4 इंटू √2। ओके, so that is the minimum value of f, so you can write this the minimum f, so that this block just start, you can write is 12.5 into √2 न्यूटन। ओके, ताकि वो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन स्टार्ट कर दे। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ए पार्ट था। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट आपको कह रहा है, इसी का बी पार्ट हमको कह रहा है इफ दिस एफ, अगर हमने एफ जो है नाउ डबल्ड, ओके, डबल्ड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ओके, उसका एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना, अगर एफ का वैल्यू हमने डबल कर दिया तो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से एफवीडी बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक था और इस पर हमने एफ फोर्स के 2 कंपोनेंट लगाए, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा लगा और इधर लगा एफ कॉस थीटा, नीचे लगा एम जी। ये था हमारा 5 kg का ब्लॉक। ओके, और यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज एफ काइनेटिक, क्योंकि अब वो मूव करना स्टार्ट कर देगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर एफ काइनेटिक क्या होगा, पहले हम इस एफ का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एफ का वैल्यू आया था 50/4 इंटू √2। कितना आया था, 50/4 इंटू √2, और कॉस यहाँ पर 45 था तो ये 1/√2 फिर से लिख देंगे, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 50/4। और अब आपने ये फोर्स का वैल्यू डबल कर दिया है तो इंटू 2, तो इंटू 2। ओके, तो हमारा मिला 50/2, दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला। ओके, अब हम अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा mg माइनस एफ साइन थीटा। ओके, तो mg का वैल्यू कितना है 5 इंटू 1050 माइनस एफ का वैल्यू कितना लिखा हमने यहाँ पर, f का वैल्यू
जो भी f का वैल्यू हमारा यहाँ पर आया था उसका डबल, मतलब 100/4। कितना आया था? 100/4 इंटू √2। कितना था? ये जो फोर्स हमारा मिनिमम फोर्स था इसका डबल फोर्स लगाया है, तो 100/4 इंटू √2। ओके, इंटू साइन 45 डिग्री फिर से लिखना ही है हमको, ये साइन 45 डिग्री फिर से। ओके, यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ आप सबसे पहले f का वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, f इक्वल टू 50/2, 50/4 √2, तो मिनिमम वैल्यू था, और इंटू 2। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमने 100/4 इंटू √2 मतलब कि 25 √2 न्यूटन फोर्स लगाया है, जो हमारा मिनिमम था उसका डबल। ओके, तो यहाँ पर ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 45 मतलब कि, तो √1/√2 50 माइनस 25, सो इट इज़ दी 25 न्यूटन। अगर हम यहाँ पर एफ के का वैल्यू फाइंड करें, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड करें, तो दैट इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, और म्यू के का वैल्यू कितना है? 1/3 है, गिवन है क्वेश्चन में। ओके, और के का वैल्यू, एन का वैल्यू कितना निकाला? 25। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आया 25/3 न्यूटन। ओके, ये फ्रिक्शन फोर्स आया। अब हमको पता है कि दिस मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ कॉस 45 डिग्री माइनस दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो m का वैल्यू कितना है? 5 इंटू ए, और ये f कॉस 45 हम यहाँ पर पहले ही फाइंड कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 25। ये पहले हम फाइंड कर चुके हैं, है ना? तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो गया हमारा 25/3। ओके, इट इज 25। तो यहाँ पर 5 इंटू ए इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो 25 तो कॉमन हो गया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 2/3। ओके, तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा और एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन हमने देखा कि कैसे हम क्वेश्चन को बेसिक लॉजिक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करेगा, ट्विस्ट कर देगी क्वेश्चन को, तो भी हम लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो कौन सा केस इजी होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पुश इज ईजियर देन पुल। नहीं, पुल इज ईजियर देन पुश। थैंक यू वेरी मच।